सभी साथियों का स्वागत है भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम विशेषण जो हिंदी व्याकरण का एक विशेष टॉपिक है, इसे हम लेकर आए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लगभग विशेषण पढ़े ही होंगे। तो आज हम विशेषण को विशेष तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि विशेषण आप बचपन से पढ़ते आए हैं, परंतु कुछ विशेष तथ्य हैं इनमें जिनके बारे में आप पहले कभी पढ़े नहीं होंगे। तो आज हम विशेषण को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो जो भी साथी है सभी आज की इस क्लास से जुड़ जाएंगे। सबसे पहले परिभाषा उसी प्रकार लेंगे जिस प्रकार आप पढ़े हैं। परिभाषा है वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सबसे पहली बात, विशेषण जो है अधिकतर संज्ञा की ही विशेषता बताती है, क्योंकि संज्ञा के बदले ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। लेकिन हमें याद रखना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते थे? विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते थे? गुण, संख्या, मात्रा और परिमाण। विशेषण शब्द जो है संज्ञा के गुण, संख्या, मात्रा और परिमाण की जानकारी देते हैं। यानी विशेषण शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की गुण का पता चलता है, संख्या का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है और परिमाण का पता चलता है। विशेषण एक विकारी शब्द है जिसका काम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए होता है। बहुत ही आसान है, मतलब ये सभी लगभग बात वही है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण में विशेष्य भी आता है। तो याद रखिएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। बहुत ही आसान है। यानी विशेषण और विशेष्य क्या है? तो विशेषण कहते हैं जो विशेषता बताता है, और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। साधारण अर्थ में यानी जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण किसे कहते थे? जो विशेषता बताने का काम करता है। अब यहाँ उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ देखिए, अच्छा और लड़का। अच्छा क्या है? तो विशेषण है, और लड़का क्या है? तो विशेष्य है, संज्ञा है। यानी यहाँ पर लड़का की विशेषता क्या है? तो वो अच्छा है। तो अच्छा जो है वो विशेषता बताने का काम किया। और ये किसकी विशेषता है? तो लड़का की विशेषता है। तो लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। आगे चलते हैं। बेचारा वह कर भी क्या सकता था। अब बेचारा वह, अब ये जो बेचारा किसकी विशेषता है? तो वह की विशेषता है। तो यह विशेषण हो गया। और वह जो है जिसकी विशेषता बताई गई है बेचारा से, तो ये विशेष्य हो गया। तो समझ में आपको आ गया होगा। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है अर्थात जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। इस कुछ अन्य उदाहरण हैं। राम के पास 10 रुपये हैं, तो 10 क्या हो गए? विशेषण, और रुपये विशेष्य। सीता एक सुंदर लड़की है। सुंदर क्या हो गया? विशेषण, और लड़की क्या हो गया? विशेष्य। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं पर हम चर्चा करते हैं। तो तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। पहला है मूलावस्था, जिसमें विशेषण के गुण या दोष की तुलना अन्य दूसरी वस्तु से नहीं की जाती है। अर्थात इसमें मूल रूप में जो है वही रहता है। इसमें किसी भी विशेषण के गुण या दोष की तुलना अन्य किसी दूसरी वस्तु से नहीं की जाती है। यानी इसमें साधारण एकदम आसान जो है वही रहता है। जैसे यह फिल्म अच्छी है, किसी से तुलना नहीं की गई, खुद फिल्म की ही विशेषता बताई गई है। राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ राम की स्वयं की विशेषता एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। फिल्म अच्छी है, ये फिल्म के ही बारे में है, किसी दूसरे फिल्म से इसकी तुलना नहीं की गई है। सीता सुंदर है, यानी सीता के ही बारे में है, किसी अन्य के बारे में यहाँ नहीं है, किसी अन्य वस्तु या फिर अन्य दूसरी वस्तु या व्यक्ति के बारे में इसमें यहाँ चर्चा नहीं है। जो है उसी की विशेषता बताई गई है। तो पहला मूलावस्था। दूसरा है
उत्तरावस्था, इसे भी देखेंगे। उत्तरावस्था में क्या है, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच उनके गुणों या दोषों की तुलना की जाती है। यहाँ दो आ जाएंगे, उत्तरावस्था में दो व्यक्ति या वस्तु आ जाएंगे और उन्हीं के बीच उनके गुण दोष की तुलना की जाती है। अर्थात दो व्यक्ति या वस्तु जिसमें तुलना की जाती है उसके बाद, अब इसमें क्या होता है, जब दो व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाती है तो उसके बाद में क्या लगा रहता है, तुलना की जाती है, तो उसके बाद में लगता है से अधिक, से बढ़कर, से घटकर, की अपेक्षा, की तुलना में, से कम। यानी इसमें से शब्द याद रखिएगा, से मिलेगा, देखिए जहाँ भी आपको मिलेगा से शब्द, की उपेक्षा, की तुलना, अधिकतर से शब्द, तो ये शब्द आपको दिख जाएंगे। अगर जब भी आप अगर उत्तरावस्था में अगर विशेषण दिया रहे, ये शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी यहाँ दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच क्या की जाती है, तो तुलना की जाती है। देखिए उदाहरण से आपको समझ में पूरा आ जाएगा। मोहन तो सोहन से ज़्यादा जानता है, से शब्द आ गया। मोहन तो सोहन से ज़्यादा जानता है, यानी यहाँ मोहन और सोहन के बीच तुलना की गई है कि मोहन जो है वो सोहन से ज़्यादा जानता है, यानी सोहन से मोहन की तुलना ये की गई है कि मोहन जो है सोहन से ज़्यादा जानता है। सोहन मोहन से अधिक समझदार है, दूसरा है सोहन जो है मोहन से अधिक समझदार है। फिर यहाँ से शब्द है से अधिक। अब यहाँ मोहन से सोहन की क्या तुलना की गई है, तो सोहन जो है मोहन से अधिक समझदार है। तीसरा है, यानी यहाँ पर दोनों के गुण दोष की यहाँ चर्चा है। गोपाल की तुलना में विनय अत्यधिक अहंकारी है। अब यहाँ देखिए विनय की जो है तुलना की गई है, किससे, तो विनय की तुलना, गोपाल की तुलना विनय से की गई है, यानी विनय से क्या है, तो गोपाल की तुलना में विनय जो है, अब यहाँ देखिए गोपाल से विनय की तुलना की गई है, यानी गोपाल से विनय क्या है, तो अत्यधिक अहंकारी है। राधे गोपाल से बढ़कर निकला। अब यहाँ से ये जो है राधे, इससे क्या है, बढ़कर निकला, यानी गोपाल से राधे की तुलना की गई है। अगला, भारतीय टीम श्रीलंका टीम से अधिक मजबूत है। अब यहाँ श्रीलंका टीम, ऐसे अभी कहिए तो अभी श्रीलंका टीम ही भारतीय टीम पर भारी पड़ रही है, लेकिन हम यहाँ उदाहरण लें उससे समझना है। तो भारतीय टीम श्रीलंका टीम से, अब श्रीलंका टीम से भारतीय टीम की क्या तुलना की गई, अत्यधिक मजबूत है। तो देखिए यहाँ गुण दोष सबकी यहाँ तुलना की गई है। शीला की अपेक्षा सीता अधिक समझदार। अब शीला से किसकी तुलना की गई, शीला से सीता की तुलना की गई, और इसमें यह बताया गया कि शीला से जो है सीता अत्यधिक ईमानदार है। तो समझ में आपको आ गया, जहाँ से शब्द लगा मिलेगा, मोहन तो सोहन से ज़्यादा जानता है, यानी यहाँ तुलना किया गया है, दो व्यक्तियों के बीच तुलना हुई है ना, समझ में आपको आ ही गया होगा। अब देखिए रेखांकित शब्द, ऐसी यहाँ जो रेखांकित शब्द जो दिए हैं ये सभी क्या है, तो सभी का प्रयोग विशेषण की उत्तरावस्था में हुआ है। विशेषण की उत्तरावस्था में जान ले, दो व्यक्ति होगा या दो वस्तु, दोनों के बीच तुलना किया जाएगा, दोनों में से किसी एक को अच्छा किसी एक को खराब बताया जाएगा, और उसमें से शब्द जरूर लगाया जाएगा। तीसरा है उत्तमावस्था। क्या है, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या है, जब बहुत सारे व्यक्तियों के बीच किसी एक व्यक्ति को अत्यधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति में किसी एक को विशेष बताया जाएगा, यानी बहुत सारे व्यक्तियों के गुण दोष जो भी है उसमें से किसी एक व्यक्ति के गुण दोष को सबसे बेहतर बताया जाएगा। समझ लीजिएगा वहाँ कौन सा अवस्था है, विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो उत्तमा अवस्था है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ उसमें से शब्द, इसमें सबसे सभी मिलेगा, ठीक है, इन सब में सबसे बुरा, सबसे अच्छा, तो सबसे सभी इस तरह जहाँ मिलेगा समझ लीजिएगा कि विशेषण की उत्तमा अवस्था की इसमें क्या है, तुलना की गई है। अब यहाँ देखिए उदाहरण से ही समझ में आ जाएगा। हमारे गांव में शीला सबसे अच्छी लड़की है। अभी हमारे गांव में बहुत सारे लोगों की बात है, क्योंकि गांव किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, बहुत सारे व्यक्तियों से बनता है। तो उस गांव में जो शीला है वो सबसे अच्छी लड़की है, पूरे गांव में शीला को सबसे अच्छी लड़की बताया गया है। अर्थात इसका हम बताए थे क्या, कि बहुत सारे व्यक्तियों के बीच किसी एक के गुण को बेहतर बताना, उस गुण दोष को अत्यधिक शक्तिशाली गुणशाली बताना। तो यहाँ देखिए पूरे गांव में शीला को सबसे बेहतर बताया गया, सबसे अच्छी लड़की बताया गया। पूरे विद्यालय में मोहन सबसे बुरा लड़का है। अब मोहन को पूरे विद्यालय में क्या बताया गया, सबसे बुरा, सबसे शब्द के पकड़ने वाला है, ये उत्तमावस्था के पकड़ लीजिएगा, उत्तमावस्था से है।
तीसरा, लड़कों में सबसे लंबा संतोष है। अब लड़कों में सबसे लंबा कौन है? संतोष है। बहुत सारे लड़के हैं, उसमें सबसे बेहतर यानी सबसे लंबा किसे बताया गया है? तो संतोष को बताया गया है। अगला, श्रवण सभी लड़कों में अधिक ताकतवर है। अब यहाँ श्रवण जो है उस सभी लड़कों से श्रवण की तुलना की गई और श्रवण की यह विशेषता है कि सभी से वो अधिक ताकतवर है। तो देखिए यहाँ तुलना की गई है, तो किस प्रकार, तो समझ गए यहाँ बहुत सारे में किसी एक की विशेषता बता दी गई, यानी एक को बेहतर बताया गया, चाहे वो गुण में हो या दोष में हो। और उत्तरावस्था में दो व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच तुलना है, व्यक्ति वस्तु के बीच दो व्यक्ति भी कौन अच्छा है, कौन उसमें दोनों में अच्छा, कौन बुरा है, उसे बताया गया। और मूलावस्था में जो है वही है, यानी जो उसमें जो वस्तु रहे, कोई अगर राम है तो राम के बारे में है, मोहन है तो खुद मोहन क्या है उसके बारे में है। इस प्रकार की तुलना उसमें की जाती है। तो कुल मिलाकर जान गए विशेषण की अवस्थाएं 3 हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषण की कितनी अवस्थाएँ हैं? 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था, ये भी याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि आजकल परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अगर बिहार के विद्यार्थी हैं, बिहार ऐसी बहुत सारे, अगर हिंदी व्याकरण में आपका विशेषण लगा तो यहाँ से प्रश्न निश्चित पूछेगा। तो संस्कृत में पहले विशेषण की 3 अवस्थाएं चलती थी, और अवस्थाएं थी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये संस्कृत में चलते थे। अब ये इसे हिंदी में धीरे धीरे इसका हिंदी में भी प्रभाव होते जा रहा है। तो मूलावस्था में जो विशेषण की जो प्रथम अवस्था है सुंदर, उत्तरावस्था में उससे भी ज़्यादा सुंदर जिसे कहते हैं, और उत्तमावस्था में उससे भी ज़्यादा सुंदर। तो देखिए यहाँ भी वही चीज़, यहाँ तुलना हिंदी में तुलना किया गया, अब ये संस्कृत वाला भी आ जाता है। तो संस्कृत को अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि हिंदी में इसे जोड़ा गया है, जोड़ा जा रहा है। परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं, तो याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। सुंदर के तीनों अवस्था बताने कौन सा अवस्था सही है, उसमें आपका ऑप्शन था सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, इस तरह करके उल्टा पलटा करके, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए आपको ये समझ लेना है। तो मूलावस्था में जो अवस्था अभी हम आपको ऊपर बताए थे तुलना के आधार पर में जो है वही है। अब मूलावस्था में वो है। अब उत्तरावस्था में जो है देखिए संस्कृत का ये है सुंदर से सुंदरतर, और उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा? सुंदरतम। तो इसमें तर लगता है, इसमें अंत में तम लगता है, तर तम, तर तम, तर तम, यही है। मूला में जो है वही है। जैसे वो उत्तरावस्था में जाएगा तो तर, और उत्तमावस्था में जाएगा तो तम, याद रहेगा। तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ अब हिंदी में क्या हुआ है, हिंदी भाषा में जो तर है उसके स्थान पर से लाया गया, क्योंकि आप लोग अभी तुलना के आधार पर हिंदी में देख रहे थे ना, तुलना के आधार पर उसमें जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाता है तो वहाँ से लगता है, से शब्द। और तम के स्थान पर क्या लगाया गया? तो सबसे शब्द लगाया, क्या लगाया गया? सबसे। अब देखिए इसको हम लेंगे, सुंदर, उससे सुंदर, सबसे सुंदर। देखिए 3 चीज़ आ गया, सीता सुंदर है, सीता राम से सुंदर है, सीता सबसे सब से सुंदर है। तो 3 चीज़ यहाँ पर आ गया। सोहन महान है, सोहन मोहन से महान है, देखिए से शब्द, और सोहन सबसे महान है। तो देखिए ये जो है हिंदी में जो है तर के स्थान पर से शब्द आ गया है, या में, कहीं कहीं में भी आता है, और तम के स्थान पर सबसे या सब में शब्द आ गया है। ये हिंदी में ऐसा कर दिया गया है, जबकि संस्कृत में ऐसे चलता है लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, निकट, निकटतर, निकटतम। निकट मतलब निकट, निकटतर मतलब उससे भी ज़्यादा निकट, और निकटतम मतलब सबसे निकट। समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों समझिए, क्योंकि ये हिंदी में बताया गया विशेषण की अवस्था मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसे ही संस्कृत में क्या है, तो ऐसे चलता है सुंदर, सुंदरतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, महान, महानतर, महानतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो ये चलता है। अब याद रखना उत्तरावस्था में तर के स्थान पर हिंदी में क्या लग गया है, तो से या में लग गया है, और उत्तमावस्था में तम के स्थान पर क्या लग गया? सबसे या सब में लग गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण। देखिए ये सब नई जानकारियाँ हैं जो आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे विशेषण बचपन से ही, लेकिन इस प्रकार की जानकारियाँ आप नहीं देखे होंगे। अब उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में देखते हैं। तो उद्देश्य विशेषण जो है किसे कहते हैं? तो आप लोग विशेषण पढ़े होंगे, अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि विशेषण
विशेष्य के पहले भी आता है और बाद में भी आता है ना। और बचपन में तो ज़्यादा आपको दिमाग में चलता हो विशेषण जो है वो विशेष्य के पहले ही रहता है। लेकिन उद्देश्य विशेषण किसको कहते हैं, विधेय विशेषण किसको कहते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहे जाते हैं और विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहे जाते हैं। समझ में आ गई। देखिए उदाहरण के लिए, वह सुंदर लड़की है। अब यहाँ देखिए ये लड़की के पहले विशेषण आया है यानी उद्देश्य के पहले है, तो विशेष्य के पहले है, तो विशेष्य के पहले तो ये कौन सा विशेषण कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। अब यहाँ देखिए वह लड़की सुंदर है, अब यहाँ विशेष्य के बाद में सुंदर आया है तो यहाँ ये विधेय विशेषण हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं आप लोग बता सकते हैं। चलिए उद्देश्य और विधेय को भी हम आपको बता ही दे रहे हैं। उद्देश्य कहते हैं वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है, विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे वह बेईमान आदमी है, वह क्या है, बेईमान आदमी है। अब यहाँ पर जो है वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, वह के बारे में, और वह के बारे में क्या कहा जा रहा है, बेईमान आदमी है। तो ये विधेय हो गया, बेईमान आदमी है विधेय हो गया, और वह क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। उद्देश्य हमेशा क्या होता है, उद्देश्य को कर्ता माना जाता है, बाकी बेईमान आदमी को उधर कर्म और क्रिया मिलाकर क्या बनते हैं, तो विधेय का काम करते हैं। अगर आप वाक्य पढ़े होंगे तो इसकी जानकारी आपको जरूर मिली होगी। यहाँ और उदाहरण, वह बेईमान आदमी, देखिए बेईमान पहले आया तो उद्देश्य विशेषण हो गया, और वह आदमी बेईमान है यहाँ बाद में आया तो क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण है, वह परिश्रमी व्यक्ति है, वह व्यक्ति परिश्रमी है, पहले आया तो उद्देश्य विशेषण, बाद में आया तो विधेय विशेषण, दोनों व्यक्ति की ही विशेषताएं बताई गई है। आगे चलते हैं, अब चर्चा करते हैं प्रविशेषण की। आप लोग सोच रहे हैं कि प्रकार में कब जाएंगे, तो जो महत्वपूर्ण है उसे आप देख लें, प्रकार तो आप सब जानते ही हैं फिर भी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषणों के विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, यानी विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप, अब विशेषण तो है ही, उसकी विशेषता बतलाने वाला भी आ जाता है। अब विशेषण की जो विशेषता बता दे वो प्रविशेषण हो जाता है। जैसे सीता एक सुंदर लड़की है, अब यहाँ सीता एक बहुत सुंदर लड़की, देखिए बहुत शब्द आ गया, ये सुंदर की विशेषता है। आपका लड़का बहुत होशियार है, अब होशियार बच्चा, अब बच्चा की विशेषता होशियार है, अब होशियार की भी विशेषता बहुत बताया गया है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। अर्चना अत्यंत सुंदर है, अब अर्चना सुंदर है, ये तो किसकी विशेषता है, अर्चना की, लेकिन सुंदर की विशेषता है अत्यंत है, तो ये अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, अब कश्मीरी सेब लाल होता है लेकिन कैसा लाल होता है, ये भी दे दिए सिंदूरी लाल, अब लाल की विशेषता है सिंदूरी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रविशेषण। अब रेखांकित शब्द जो है वो प्रविशेषण है। अब प्रविशेषण जो मुख्य प्रविशेषण जो अक्सर वाक्यों में लगे रहते हैं वो याद रखिएगा, बहुत, बहुत ज़्यादा, अत्यंत, अत्यधिक, पूरी तरह, थोड़ा, ये सब क्या है, तो ये सब प्रविशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, कामता प्रसाद जो गुरु हैं उन्होंने प्रविशेषण को क्या कहा है, तो अंतर्विशेषण कहा, याद रखिएगा। प्रविशेषण को अंतर्विशेषण विशेषण कहने वाले विद्वान कौन है, तो कामता प्रसाद गुरु जी हैं। अब हम चलते विशेषण की भेद की ओर। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कुल मिलाकर विशेषण के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अब गुणवाचक विशेषण में चलते हैं। वैसे विशेषण शब्द जो अपने विशेष यानी संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो अपने विशेष की गुणों की विशेषता का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे गुण में जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, उचित, परिश्रमी, आलसी, दुष्ट, पापी, योग्य, बुद्धिमान, चालाक, पवित्र इत्यादि। आकार में जैसे लंबा, छोटा, मोटा आदमी, चौड़ा आदमी, पतला आदमी, गोलाकार, गोल आदमी नहीं होता है, आयताकार, खेत इत्यादि। रंग रूप में पीली साड़ी, काली घोड़ी, सुंदर लड़का या लड़की, कुरूप लड़का, सांवला आदमी, चमकीला फर्श इत्यादि। यह दशावस्था में धनी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, उसमें और भी आप जोड़ सकते हैं। हम उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करें। स्थान में शहरी बाबू, गुजराती बाबू, ग्रामीण बाबू, भारतीय किसान, प्राचीन सभ्यता,
इत्यादि, ये सब क्या है, तो ये सब स्थान की विशेषता बता रहे हैं। स्वाद में खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, बदबूदार, सुगंधित इत्यादि। अब इसका भी ट्रिक है, याद रखिएगा, जब भी आप विशेष्य के साथ कैसा कैसी करके प्रश्न कीजिएगा, अगर आपको उत्तर मिलता है समझ लीजिए गुणवाचक विशेषण है। कैसे प्रश्न करना है, कैसा या कैसी से, कैसा और कैसी कर से प्रश्न कीजिएगा। अगर आपको जवाब मिला तो समझ लीजिए इसमें गुणवाचक विशेषण है। अगर आपको समझ में ना आवे तब कैसा और कैसी से प्रश्न जरूर करना, याद रखिएगा। अब यहाँ उदाहरण देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। अब उदाहरण करेंगे लड़का से, लड़का के साथ अच्छा है। रास्ता बहुत चौड़ा है, रास्ता कैसा है, तो बहुत चौड़ा है, चौड़ा शब्द आया। वह लड़की सांवली है, लड़की कैसी है, सांवली है। कैसा कैसी इस प्रश्न कर रहे हैं, जवाब मिल रहा है। भारतीय किसान बहुत गरीब हैं। अब भारतीय किसान के बारे में चर्चा, भारतीय किसान कैसा है या कैसे हैं, तो बहुत गरीब हैं। दूध मीठा होता है, दूध कैसा होता है, प्रश्न किए कैसा से, तो मीठा होता है। जवाब मिल रहा है ना आपको, तो जवाब अगर आपको मिल रहा है समझ लीजिए इसमें कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो गुणवाचक विशेषण। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वैसे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण की बोध कराते हैं, यानी माप या तोल के विषय में बोध कराते हैं, जानकारी देते हैं। यानी जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की माप या तोल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में जिसमें निश्चित माप तोल का बोध होता है, और अनिश्चित में जिसमें निश्चित माप तोल का बोध नहीं होता। ये सब आप जान रहे हैं, इसे बार बार हम रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है। अब उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण में देखिए, निश्चित में और अनिश्चित में, राम ने 2 मीटर कपड़े लिए और राम ने कुछ कपड़े लिए। देखिए निश्चित में 2 मीटर पता चल गया, कितना मीटर, यानी माप तोल का निश्चित बोध है 2 मीटर। जबकि कुछ कपड़े, अब यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कितने कपड़े लिए हैं, यानी के मीटर लिए पता नहीं चल पा रहा है। सीता 3 किलो घी खरीदी। अब 3 किलो निश्चित है, मापा गया है, तोला गया है। जबकि सीता थोड़ा घी खरीदी। अब थोड़ा मतलब कितना, 1 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम, ये पता नहीं चल पा रहा है, तो इसमें अनिश्चित है। लेकिन निश्चित है कि वो माप के ही ली होगी। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। अब 2 लीटर आ गया, 2 लीटर दूध की विशेषता है 2 लीटर, घी की विशेषता है 3 किलो, कपड़े की विशेषता है 2 मीटर। तो ये विशेष्य है विशेषण, विशेषण। अब यहाँ इसके विशेषण की जो विशेषता बताई गई है, यानी विशेष्य की विशेषता वो किस रूप में है, तो माप या तोल के रूप में है। तो माप या तोल के रूप में जब भी रहेगा तो आप तुरंत समझ लीजिए परिमाणवाचक। अब यहाँ निश्चित परिमाण है और इसमें अनिश्चित है। मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, बहुत सारा मतलब कितना वो पता नहीं है, लेकिन निश्चित है कि माप तोल के ही दिया जाएगा। आगे चलते हैं। रेखांकित विशेषण शब्दों से निश्चित माप तोल का बोध चल रहा है, बिल्कुल सही है। और रेखांकित शब्द से निश्चित माप तोल का पता नहीं चल पा रहा, कितना दिया गया, दूध कितना दिया गया पता नहीं चला, घी कितना खरीदी गई पता नहीं चला, कपड़े कितने लिए गए वो भी पता नहीं चल पा रहा है। जबकि दूसरा में सब कुछ साफ पता चल रहा है। अब इसका भी एक ट्रिक है, याद रखिए, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो भी विशेष्य होते हैं सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है, ये भी याद रखिएगा। यानी विशेष्य जो भी होगा, पकड़ लेना, विशेष्य जो भी होगा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे कपड़ा, घी, दूध, कपड़ा, घी, दूध, इसके अलावा मक्खन, तेल, नमक, चीनी, ये सब क्या है, तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इसके साथ अगर विशेषण जोड़ा गया है तो याद रखिएगा वो जब अगर वो परिमाण में जोड़ा गया यानी परिमाण में ही जोड़ा जाएगा तो सभी क्या हो जाएंगे, तो सभी परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। यानी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, आने वाले जो विशेष्य होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं संख्यावाचक विशेषण की ओर। अब वैसे विशेषण शब्द जिसमें विशेष्य की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके भी 2 भेद हैं। अब इसके भी 2 भेद उसी प्रकार हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ भेद हैं। जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़के, 4 किताबें, 3 व्यक्ति, 6 गेंदे, 2.5 रुपये, दूसरा बच्चा, 3 रुपया, दर्जन अंडे। यानी इस सब में निश्चित पता चल जा रहा है कितना संख्या में है, क्या है वो पता चल जा रहा है। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी आपको पहले नहीं होगी या होगी तो बहुत अच्छा है,
तो प्रयोग के आधार पर संख्यावाची विशेषण के भी निम्नलिखित भेद होते हैं। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगर आप 11th-12th की जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपका जो हाई लेवल का परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और आप सोचिएगा विशेषण से आसान प्रश्न आएगा, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो संभव कम ही है, क्योंकि उससे जो कठिन उसका टॉपिक है वहाँ से आपको प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो संख्यावाची विशेषण है, देखिए यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में कई बार आए हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसमें एक गणना बोधक होता है, कर्मवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, समुदायवाचक और समुच्चयवाचक। गणना बोधक में गिनती वाला, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गणना बोधक में दो प्रकार के होता है, एक पूर्ण गणना, एक अपूर्ण गणना। पूर्ण गणना में एकदम क्लियर हो गया, 1 2 3 4 गिनती वाला। अपूर्ण में जैसे 1.25 1.5 2.5, अभी अपूर्ण हो गया, पूरा इसमें गिनती नहीं हुआ। अब क्रमवाचक में जैसे क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां। आप लोग तो बचपन में अगर प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, तो पहला क्रम में सब लोगों पहला बच्चा कौन है, दूसरा बच्चा कौन है, तो इस प्रकार क्रमवाचक में पहला दूसरा अगर लिखा मिलेगा, पहला बच्चा, पहला लड़का, पहला आदमी, तो तुरंत पकड़ लेना इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये संख्यावाची विशेषण का जो है क्रमवाचक है। आवृत्तिवाचक में ऐसे आएगा दुगुना, तिगुना, चौगुना, एकहरा, दूहरी, इस प्रकार मिलेगा। तिगुना व्यक्ति गए, है ना, तिगुना आम खाए, राम मोहन से तिगुना दौड़ा, तो ये तिगुना चौगुना इस तरह मिलेगा, तो वहाँ आवृत्तिवाचक हो जाएगा। समुदायवाचक में क्या होगा, जहाँ समुदाय मतलब बहुत सारे, जैसे तीनों, चारों, दोनों, पाँचों, आठों, इस तरह मिलेगा, समझ लीजिएगा वहाँ समुदायवाचक है। और समुच्चयवाचक में जैसे दर्जन, 12 का एक दर्जन होता है, जोड़ा माने 2 का एक जोड़ा होता है, सतसई यानी 700 का एक जो भी होता है वो सतसई होता है। शताब्दी में 100 और 32 में 32, तो इस प्रकार का जहाँ आपको देखने को मिलेगा, समझ लीजिएगा वहाँ समुच्चयवाचक यानी संख्यावाची विशेषण का जो है समुच्चयवाचक विशेषण का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निश्चित संख्यावाची विशेषण के सब अंतर्गत आते हैं। अब उदाहरण में कुछ ले लेते हैं। मुझे 3 किताबें चाहिए। अब यहाँ 3 किताबें चाहिए, ये तो हो गया 3 संख्या है किताबें। अब यहाँ 3 किताबें चाहिए, तो ये क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण हो गया। अगर इसको पूछ दे संख्यावाची विशेषण में किस विशेषण को पूछे, तो 3 गिनती वाला किस में हो जाएगा, गणना बोधक हो गया। इसमें गिनती का बात हुआ ना। राम क्रिकेट खेलने में पहला व्यक्ति है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें किस में आता है, तो अगर डायरेक्ट पूछ दे कौन सा विशेषण, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक यानी संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ देगा इन चारों में, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्रमवाचक। सोहन को दूध में तिगुना रुपये मिले। अब सोहन के दूध में तिगुना रुपये मिले, अगर सवाल पूछ दे ऑप्शन में, अगर आपका रहे संख्यावाची विशेषण होगा, आप पूछ देगा संख्यावाची विशेषण में कौन सा प्रकार है, अब चारों ऑप्शन में दे देगा, तो आप तुरंत पकड़िएगा तिगुना उगुना आवृत्ति वाला में आता है। किसमें आता है, आवृत्ति वाला में, आवृत्तिवाचक विशेषण। चारों भाई होशियार है, चारों ये सब समुदायवाचक में आ जाता है। मुझे जोड़ा चप्पल ले दो, अब जोड़ा आ गया, तो समझ लीजिए कौन सा विशेषण है, तो समुच्चयवाचक विशेषण है। तो समझ में हमको लगता आ गया होगा। ये है सभी संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें निश्चित संख्यावाची विशेषण के 4 जो महत्वपूर्ण जो प्रकार हैं वो ये है। इससे संबंधित प्रश्न कई बार आप परीक्षा में आ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के लेवल धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा है, तो आप पूरा तैयारी के साथ जाएँ। आप देखिएगा, अगर आपका सिलेबस में विशेषण लगा हुआ है तो निश्चित है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम हल्के में नहीं लेना है उसको। अब अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, अब इसे निश्चित संख्या नहीं आएगा। जैसे वहाँ कुछ लड़के खड़े हैं, अब लड़के तो हैं, अगर वहाँ जाकर गिनेंगे तो पता चल जाएगा कितने हैं, परंतु कुछ हैं ये पता नहीं चल पा रहा है कितने हैं। कुछ किताबें, कुछ लोग, बहुत से लोग मेला गए। अब बहुत से लोग हैं, कितने गए पता नहीं, लेकिन अगर उन्हें गिना जाए तो गिना जाए तो पता चल जाएगा, लेकिन क्लियर पता नहीं चल पा रहा कितने लोग गए हैं। अब कन्फ्यूजन होता है कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में बहुत सारे जो विशेषण शब्द आते हैं वो सेम रहते हैं, यानी समान होते हैं, तो समझ में नहीं आता कैसे पता किया जा सकता है। अब देखिए, यदि विशेष्य को गिना जा सकता है तो उसमें प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक होगा, और अगर तोला या मापा जा सकता है तो उसमें प्रयुक्त विशेषण क्या होगा, तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे यहाँ उदाहरण देते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। जैसे वहाँ कुछ व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, और यहाँ भी सब्जी में कुछ नमक डाल दीजिए, यहाँ भी कुछ शब्द का प्रयोग। अब कन्फ्यूजन नहीं होना है, कुछ के साथ कुछ किसकी विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। व्यक्ति क्या है, अरे व्यक्ति तो
को हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यक्ति को हम गिन सकते हैं। नमक, नमक क्या है? नमक को हम गिन नहीं सकते, माप या तोल सकते हैं। तो यहाँ माप या तोल, ये अनिश्चित एक प्रकार से अनिश्चित परिमाणवाचक है। ये अनिश्चित क्या है? तो संख्यावाची है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछे तो ये संख्यावाची विशेषण है और ये परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें जो कुछ शब्द प्रयोग नमक के लिए क्या है, उसमें माप तोल के संबंधित है। जहाँ कुछ शब्द जो है वो व्यक्ति की गिनती से संबंधित है। तो आपको समझ में आ गया। एक और उदाहरण लेते हैं। मुझे बहुत से खिलौने चाहिए। खिलौने को हम गिन सकते हैं, तो बहुत से मतलब यहाँ गिनती की बात हो रही है, ये निश्चित नहीं पता चल रहा है। इसीलिए अब राम ने बहुत सारा दूध पिया। अब बहुत सारा दूध पिया, कितना पिया? अब यहाँ गिनती में तो 1 दूध पिया, 2 दूध पिया, 3 दूध पिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये होगा कि 1 लीटर पिया, 1 गिलास पिया, 1 कटोरा पिया, लेकिन ये तो नहीं होगा 1 दूध, 2 दूध। अब यहाँ खिलौने में कहिएगा तो बहुत से खिलौने खरीदे, 2 किलो खिलौने खरीदे, 4 किलो खिलौने खरीदे, ऐसा तो नहीं होगा। या 2 लीटर खिलौने खरीदे, 2 खरीदे, 3 खरीदे, 4 खिलौने खरीदे, ये हो सकता है। तो ये आपको पकड़ना है। इसे आप पकड़ लीजिएगा, आपके लिए विशेषण कुछ भी नहीं है। अब देखिए, संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आने वाले जो विशेषण होते हैं वो जातिवाचक होते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संख्यावाची विशेषण में जितने विशेषण शब्द पड़े सब जातिवाचक। देखिए, लड़के यानी लड़का से लड़के बना, किताब से किताबें, लोग से लोग तो है ही है। तो देखिए, इसमें जो भी विशेषण आए सभी जातिवाचक के अंतर्गत है। जातिवाचक के अंतर्गत जितने विशेषण आते हैं सबको हम क्या कर सकते हैं? तो गिन सकते हैं, उसका बहुवचन भी कर सकते हैं। चौथा अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। अनिर्वचनीय सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अब यहाँ देखते हैं, जैसे यह घर मेरा है, वह लड़का बहुत तेज है, यह मेरी गाय है, कौन सा मकान आपको पसंद आया, उसकी साड़ी बहुत सुंदर है, मेरा भाई कल पटना जाएगा। अब देखिए, यह इसमें यही ट्रिक है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम अगर आपको जहाँ लगा मिल जाए, किसी भी वाक्य में अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम है, समझ लीजिए वो क्या है? तो विशेषण का कार्य कर रहा है। और कौन सा विशेषण का कार्य? तो सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे घर एक संज्ञा, इसके पहले यह आ गया, ये सार्वनामिक विशेषण है। लड़का संज्ञा, इसके पहले वह आ गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब देखिए, यह मेरी गाय है। अब यहाँ गाय क्या है? विशेष संज्ञा, इसके पहले मेरी शब्द है जो मैं से बना है, ये क्या हो गया? तो ये संख्यावाचक सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर यह ना, यह सर्वनाम हो गया। यहाँ पर जो यह जो है वो यह सर्वनाम हो गया, लेकिन मेरी जो है वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग है। कौन सा मकान, मकान संज्ञा, इसके पहले कौन सा शब्द आया? ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। साड़ी, साड़ी के पहले उनकी आ गया तो उनकी क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। भाई के पहले मेरा शब्द है तो मेरा क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम प्रयुक्त हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। अब यहाँ यह, वह, उसकी, कौन, मेरा के बाद संज्ञा शब्द आए हैं जो अब आपको हम बताएं, सभी क्या है? तो सर्वनाम जो है विशेषण हो गए हैं। अब सर्वनाम के अलग अलग प्रकार होने से इसके सर्वनामिक विशेषण भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे संकेतवाचक या निश्चित सर्वनामिक, जिसमें यह, वह, इस, उस। अनिश्चित में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में कौन, किस। और संबंधवाचक में क्या आ जाएगा आपका? मेरा, मेरी, उसका, उसकी, आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी। ये सब संबंधवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब कुछ विशेषण है जो संज्ञा से विशेषण बने, से कथन से कथित, तुंद से तुंदिल, धन से धनवान, नियम से नियमित, ये सभी संज्ञा से बने हैं। देखिए, संज्ञा से ये सभी जितने विशेषण हैं सभी संज्ञा से बने हैं। लाभ से लभ या लब्ध, विवाह से वैवाहिक, सूर्य से सूर्य, क्षेत्र से क्षेत्रीय, ये सभी क्या है? तो संज्ञा से बनने वाले विशेषण हैं। जितने भी विशेषण देखिए सब संज्ञा से बने हैं। अब सर्वनाम से देखिए, कोई से कोई सा, कौन से कैसा, मैं से मेरा, मुझसा, तुम से तुम्हारा, जो से जैसा, वह से वैसा, हम से हमारा, यह से ऐसा, ये सभी क्या है? तो विशेषण बन गए हैं। क्रिया से भूल से भूलना क्रिया है, भुलक्कड़ हो गया। पीना से पियक्कड़, अड़ना से अड़ियल, घटना से घटित, पट से पठित, बेचना से बिकाऊ, उड़ना से उड़ाकू, है ना। खेलना से खिलाड़ी, लड़ना से लड़ाकू, सड़ना से सड़ियल, ये सभी क्या है? तो क्या से? ये सभी जो है क्रिया से बने हैं। अव्यय से बनने वाले कौन कौन है? ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचला, भीतर से भीतरी, पीछे से पिछला, आगे से अगला और बाहर से बाहरी, ये सभी क्या है? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से बनने वाले विशेषण है। क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में आ सकते।
अब मुझे उम्मीद है कि विशेषण टॉपिक से कोई भी प्रश्न अगर आ जाएगा तो आप देखते हैं उसका जवाब दे देंगे। जिसमें विशेषण में कुछ नहीं, बस गुण, संख्या, मात्रा और परिमाण, इसी 4 ये तथ्य हैं, 4 ये जो महत्वपूर्ण बिंदु इसी पर चलता है और इसी पर पूरा विशेषण है। तो उतना आसान मतलब उतना कठिन तो नहीं कह सकते, परंतु थोड़ा बहुत इसमें जो है वो उसे आपको पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका सिलेबस में लगा हुआ है तो निश्चित है इससे प्रश्न 1 या 2 तो निश्चित आएगा। तो आपको उतना आसान प्रश्न भी नहीं आ जाएगा कि आप देखते उसका जवाब दे देंगे, तो उसमें भी प्रश्न जो भी है महत्वपूर्ण आएंगे। तो अब आपको बता दें कि जो भी विद्यार्थी JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको हिंदी अगर आपका पेपर 2 में ले लिए हैं, तो अगर आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस का हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो आज ही आप कांटेक्ट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पता कर सकते हैं आपको किस प्रकार से PDF प्राप्त होंगे। सभी PDF जो हस्तलिखित है, जो खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स है। इसके अलावा BPSC की तैयारी करें विद्यार्थी जो TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं, उनको बता दूं अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप भी ले सकते हैं। संपूर्ण नोट्स भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी प्रकार जाने हैं और मेरा नंबर दिया, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे भी आप ज्वाइन करके वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपको किस प्रकार से PDF प्राप्त होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि BPSC TRE 4.0 बहुत जल्द आने वाली है, तो सभी तैयारी में लग जाए। और हमारे नोट्स से लगभग 95% प्रश्न परीक्षा में, पिछले बार की परीक्षा में सभी प्रश्न लगभग आ ही गए थे। इसलिए आपको अगर विशेष तैयारी करनी है तो आज ही आप हमसे जुड़ें। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।